हेलो, वेलकम टू माय चैनल निधि स्टोरीज। तो ये है हमारी ऑडिट सीरीज़ की सेकंड वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ऑडिट की क्या इम्पोर्टेंस है इस वर्ल्ड में, बिकॉज आप सब जैसे ऑडिटिंग सीखने जा रहे हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो लाइक जो आप पढ़ने जा रहे हो उसका क्या इम्पैक्ट है इस वर्ल्ड में। तो वो तो जस्ट आपको थोड़ा ओवरव्यू देने के लिए था। एंड इन दिस क्लास वी विल एक्चुअली स्टार्ट विद CA इंटर audit syllabus. We'll start with the first chapter, which is meaning, nature, scope, and objectives of the audit. Before we dive into the actual syllabus or the content, let me just tell you, जो भी मेरा कंटेंट रहेगा वो सब ICAI मटेरियल के विद इन ही रहेगा। एंड उसके साथ साथ मैं आपको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूँगी, कैसे ऑडिटिंग प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ होता है वो चीज़ें बताऊँगी, सो दैट आपके लिए थोड़ा इजी हो और इंटरेस्टिंग भी हो, कि जो आप पढ़ रहे हो आपको ये ना लगे कि आप सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो। आपको पूरा पता होना चाहिए कि जो भी आप पढ़ रहे हो एक एक वर्ड कितना मैटर करता है, उसका हर एक वर्ड का कितना मीनिंग है, और जब आप रियल लाइफ में जब आप ऑडिटिंग करते हो तो कैसे उसको आप यूज़ करते हो। तो वो सब चीज़ें मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि मैं आपको अपने ऑडिट सीरीज़ में वो सब चीज़ें बताऊं। यस, लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज़ ऑडिट। अभी तक हमने काफ़ी सुन लिया कि ऑडिटिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, बट व्हाट इज़ ऑडिट, क्या है ऑडिट और हम किस चीज़ का ऑडिट करते हैं। तो लेट मी मे बी एक्सप्लेन यू विद वन एग्जाम्पल। लेट्स सपोज कि रिलायंस इंडस्ट्री है, वो मेरे पास आती है, वो कहती है कि मुझे अपनी कंपनी का ऑडिट करवाना है। तो व्हाट डज इट मीन कि ऑडिट करवाना है, तो मैं क्या करूँगी, मेरा क्या काम रहेगा उस चीज़ के लिए, मुझे क्या करना होगा और ऑडिट होता क्या है। तो बेसिकली जब कोई कंपनी मेरे पास आएगी कि मुझे ऑडिट करवाना है, तो उसका मतलब है कि उनको अपने फाइनेंशियल्स का ऑडिट करवाना है, उनकी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसका ऑडिट करवाना है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या, जैसे उनकी बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी, और भी नोट्स, जो भी फाइनेंशियल्स वो आगे सबमिट करते हैं, फाइल करते हैं, उसका ऑडिट करवाना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं उनके फाइनेंशियल्स को लूँगी, उसको एग्जामिन करूँगी। एग्जामिन करना मीन्स देखूँगी जो भी उन्होंने उसमें नंबर्स जो भी शो कर रहे हैं, क्या उसका प्रॉपर बैकअप सपोर्टिंग है या नहीं है, कैसे एंट्रीज बुक हुई हैं, क्या कुछ उन्होंने गलत एंट्री तो नहीं बुक की है। मतलब वो सारी चीज़ों को मैं एग्जामिन करूँगी, मेक श्योर करूँगी कि सब वो सही है या नहीं है। तो क्या करूँगी, एग्जामिनेशन करूँगी उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। ओके, एंड सेकेंड थिंग कि जो भी मैं करूँगी वो उस पर रिलाई आप क्यों करोगे, क्योंकि वो अनबाइज्ड होगा। ठीक है, तो ऑडिट हमेशा अनबाइज्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ ऑडिट कर रही हूँ तो उसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। अगर मेरा कुछ पर्सनल इंटरेस्ट उसमें आ जाएगा तो डेफिनेटली आई वॉन्ट बी एबल टू गिव माई ओपिनियन इन एन इंडिपेंडेंट वे। मतलब मुझे ऐसा लगेगा कि ठीक है, ये जो भी वो बता रहे हैं, बिकॉज मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है उसमें, तो मैं उनकी बातों पे विश्वास कर लूँगी। जो भी वो नंबर्स दे रहे हैं ठीक है, सब सही है। तो बट ऐसा नहीं होता, ऑडिट हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। व्हेन आई से इंडिपेंडेंट, लेट्स टेक वन एग्जांपल कि अगर आपको ऑडिट करना हो अपने मे बी अपने ब्रदर की कंपनी का, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर बायस्ड आएगा कि जो भी वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे ब्रदर की कंपनी है, मैं उसको अच्छा ही दिखाऊं ताकि उसकी शेयर वैल्यू बढ़े, उसकी कंपनी की वैल्यू बढ़े। तो आप अपने रिलेटिव्स की कोई कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं तो एक तरीके से वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, वो क्या होगा, अनबायस्ड नहीं होगा। वैसे ही अगर मान लो मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, मान लो रिलायंस मेरे पास आती है और मैंने रिलायंस में ही इन्वेस्ट किया हुआ है, शेयर मार्केट में मैंने पैसा लगाया है उसकी कंपनी में, तो मेरा उसमें एक पर्सनल इंटरेस्ट आ जाएगा कि
मैं चाहती हूँ कि उस कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़े ताकि मुझे प्रॉफिट हो, तो उस केस में भी इट वॉन्ट बी इंडिपेंडेंट, राइट। और ऑडिट हमेशा ही इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होना चाहिए, कोई बायसनेस नहीं आनी चाहिए। तो इसीलिए आप किसी रिलेटिव की कंपनी का या अपनी खुद की कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते, अपने रिलेटिव्स की कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते, आप उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते जिसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, आपने उसकी कंपनी के शेयर्स लिए हुए हैं, तो उन चीज़ों का हम ऑडिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपको इंडिपेंडेंट होना है। जैसे अब मैं भी अगर कोई मुझे नया क्लाइंट मिलता है अपने ईवाई में, तो सबसे पहले हमारा एक रिक्वायरमेंट होता है कि हमें ये कहना होता है कि हमें सर्टिफाई करना होता है कि येस आई एम इंडिपेंडेंट ऑफ दिस कंपनी, कि मेरा कुछ इसमें बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है, मेरा कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, मेरी फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे कुछ बड़े पोजीशन पे नहीं है कि जिससे मतलब उनका इतना इन्फ्लुएंस है कि मैं बायस्ड हो जाऊं, कि मान लो वही सीईओ है, वही सीएफओ है, ठीक है, जो डिसीजंस लेते हैं कंपनी के बिहाफ पे, और वही मेरे रिलेटिव्स हैं, तो एक तरीके से बायसनेस आ जाएगी वहां पर भी। तो सबसे पहले ऑडिट स्टार्ट करने से पहले हम इंडिपेंडेंस चेक करते हैं कि आर यू इंडिपेंडेंट। इफ यू आर नॉट इंडिपेंडेंट देन यू कैन नॉट डू ऑडिट, ओके। तो इसका भी बहुत सारे मतलब काफ़ी डिटेल्स में ये सब डिस्कस करते हैं, इसका भी काफ़ी एक लंबा प्रोसेस होता है जो हम फॉलो करते हैं टू मेक श्योर दैट वी आर इंडिपेंडेंट। तो मैंने जस्ट आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है कि अगर आप ऑडिट कर रहे हो देन यू शुड बी इंडिपेंडेंट। देन सेकंड मैंने आपको इससे बताया कि आप ऑडिट किस चीज़ का करते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट करते हो। आपको बेसिकली जो भी आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिली है आप उसको एग्जामिन करते हो, देखते हो कि वो सब चीज़ें सही हैं कि नहीं है। और क्यों करते हो, आपका पर्पस क्या होता है, ठीक है, आप इंडिपेंडेंट भी हो गए, ओके, आपने उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ले ली, आपने उसको चेक भी कर लिया, बट नाउ व्हाट, ऑडिट कंप्लीट हो गया? नो, ऑडिट तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक हम उसके ऊपर अपना ओपिनियन नहीं दे देते। मैंने ऑडिट किया, ठीक है, अब मुझे उसके ऊपर कंक्लूड करना है, मुझे अपना ओपिनियन देना है कि वेदर दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम रिस्क्स, फ्री फ्रॉम एरर्स और मिसस्टेटमेंट्स, ये सब मुझे ओपिनियन देना है ना, ठीक है। तो ये सब मैं एग्जामिनेशन करती हूँ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का विथ अ व्यू ऑफ एक्सप्रेसिंग ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद अ व्यू टू एक्सप्रेसिंग ओपिनियन देयर ऑन। एक और चीज़ है, क्या ऑडिट सिर्फ बड़ी कंपनीज का होता है या छोटी कंपनीज का भी हो सकता है? अगर रिलायंस का ऑडिट होता है, अगर मैं रिलायंस का ऑडिट कर रही हूँ तो मैं किसी स्मॉल रिटेलर का, किसी ग्रोसरी स्टोर का भी ऑडिट कर सकती हूँ। तो ऑडिट ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी कंपनी का ही होता हो, ठीक है। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ साइज आप ऑडिट आप करते हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लीगल फॉर्म। वो हो सकता है कि पब्लिक कंपनी हो, वो हो सकता है कि प्राइवेट कंपनी हो, ओके। और इट्स नॉट नेसेसरी कि वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होनी चाहिए। आप ऑडिट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का भी कर सकते हैं, ओके। तो ये सब चीज़ें का मैं आपको थोड़ा मैं उसको समराइज कर देती हूँ जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी ऑडिट की। तो उसके लिए लेट मी शो यू व्हाट इज ऑडिट, जो अभी हमने डिस्कस किया है, which is this. An audit is an independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, and irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon. तो जो हमने अभी पढ़ा, तो अब आपको, मुझे लगता है कि आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं है, आपको मेन पॉइंट्स याद रखने हैं कि जब भी आप ऑडिट की बात करते हो तो इट शुड बी इंडिपेंडेंट। और किस चीज का ऑडिट होता है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद अ व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयरऑन। क्योंकि जब आप ऑडिट करते हो, जब आप एग्जामिनेशन करते हो, एट द एंड आपको ऑडिट रिपोर्ट देनी होती है। उसमें आप लिखते हो कि हाँ, कि जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है क्या वो सही है,
क्या वो सही नहीं है, आपको अपना ओपिनियन देना होता है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। ओके, तो अभी तो हमने सबसे पहले ऑडिट की डेफिनेशन को समझा है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। हमारे ऑब्जेक्टिव्स, हम अभी तो हमने डेफिनेशन में ही जाना कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या है, आपको क्या करना है, ओपिनियन देना है, राइट। बट ओपिनियन देने से पहले भी आपको कई सारे स्टेप्स पूरे करने होते हैं, ठीक है। जो जब आप ऑडिट करते हो, आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि आप जो यूजर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उनको एक रीजनेबल एश्योरेंस दो। मतलब एश्योरेंस क्या, उनको एक तरीके से विश्वास दिलाना है, राइट, कि जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो क्या है, इट्स फ्री फ्रॉम एरर्स, राइट। तो आपको एक रीजनेबल एश्योरेंस देना है। व्हाई एम आई सेइंग रीजनेबल, नॉट एब्सोल्यूट? बिकॉज आप ऑडिट में कोई गारंटी नहीं दे सकते हो। अगर आपने कहा है कि इसमें मुझे लगता है कि कोई गलती नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। कल हो सकता है कि उसमें कुछ गलती निकल भी सकती है, बिकॉज ऑडिट की कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं, जिसकी वजह से आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते हो। यू कैन ओनली गिव रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम रिस्क्स, फ्री फ्रॉम एरर्स। ओके, तो ऑब्जेक्टिव्स, लेट्स डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो हम रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं। किस चीज की एश्योरेंस देते हैं? कि जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो क्या है, इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, फ्रॉम एरर और फ्रॉड। ठीक है, क्योंकि जो भी मिसस्टेटमेंट्स होती हैं वो किस किस की वजह से हो सकती है? या तो क्लाइंट से कुछ गलती हो गई है, कुछ उसने गलत नंबर डाल दिया है। दूसरा हो सकता है कि उसने इंटेंशनली कुछ गलती की है, इंटेंशनली गलत नंबर डाला है, विच इज वी विल कॉल एज फ्रॉड। तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक रीजनेबल एश्योरेंस दे दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। When I'm saying material misstatement, मैंने misstatement क्यों नहीं बोला? Why did I say material misstatement? ये एक बहुत important word है, बहुत important, because हम जब भी audit करते हैं, अब हमने audit करना है, let's suppose Reliance का audit करना है, जैसे मैंने example लिया, मतलब उनमें कितनी billions of dollars की transactions होती हैं, ठीक है। अब हम ये तो नहीं कर सकते कि हर एक रुपया, 2 रुपया, 10 रुपीज, 100 रुपीज या 1000 रुपीज, इन चीज़ों के ऊपर हम पूरा मतलब ओपिनियन दे कि भाई हम कहते हैं कि 100 रुपीज तक की भी कोई गलती नहीं होगी। हम ऐसे नहीं कर सकते, हम 100% नहीं कर सकते, बिकॉज वॉल्यूम इतनी ज़्यादा होती है और कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं ऑडिट की, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। हम नहीं कर सकते 100% ऑफ द ऑडिट, और हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई 100 रुपीज की भी गलती नहीं होगी। हमें मटीरियलिटी लेके चलना ही होगा। व्हाट इज मटीरियलिटी? मटीरियलिटी इज बेसिकली, हम कहते हैं कि ये जो भी फाइनेंशियल्स हैं, लेट्स सपोज इसका रेवेन्यू है 10 करोड़, या जो भी इनके एसेट्स हैं जितने भी हैं, तो हम एक मटीरियलिटी लेके चलते हैं। हम कहते हैं कि इस नंबर्स, ये जो नंबर है, ये पर्टिकुलर, लेट्स सपोज ये 1 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, कि जो नंबर है इससे नीचे का अगर कुछ गलती होती भी है तो वो हमारे जो यूजर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उसको इम्पैक्ट नहीं करेगा। उनको नहीं फर्क पड़ता कि भाई 10 रुपए कुछ इधर उधर हो गया, उनको कोई नहीं फर्क पड़ता। जिस इन्वेस्टर ने पैसा लगाना है उसको नहीं फर्क पड़ता कि 10 रुपए इधर हुए हैं या 1000 हुए हैं या 1 लाख हुए हैं। अगर बिलियंस की कंपनी में अगर अब देखा जाए तो ये सब पीनट्स हैं, इस पे नहीं मैटर करता। हम वो देखते हैं कि क्या अमाउंट है जो हमारे यूजर्स के लिए मटेरियल है, मतलब उनको इम्पैक्ट करता है उनका डिसीजन कि इस कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, ये अच्छी कंपनी है या नहीं अच्छी कंपनी है।
तो हम वो देखते हैं कि उनको क्या नंबर उनको इन्फ्लुएंस करता है, उसकी भी कैलकुलेशन करते हैं हम। स्टार्टिंग पॉइंट होता है जब मटेरियलिटी देखना कि कौन सा अमाउंट मटेरियल है यूजर्स के लिए, उसके उस नंबर के ऊपर हमारा पूरा ऑडिट चलता है। मटेरियल नंबर जो हम निकालते हैं मटेरियलिटी, उसके ऊपर पूरा हमारा ऑडिट चलता है। तो इसलिए जो हमने कहा फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मटेरियल वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये नहीं कहते कि फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट। अगर फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट मतलब हम कह रहे हैं कि कुछ भी एक नंबर की भी भाई गलती नहीं होगी, भाई हम कह रहे हैं कि 10 रुपीज तक की भी गलती नहीं होगी, नहीं, वी कैन नॉट से दिस, वी कैन नॉट से दिस, नॉट एट ऑल। बिकॉज वही है कि हम $1 बिलियन का हम अगर कुछ ऑडिट कर रहे हैं तो हम ये पीनट्स पे नहीं फोकस करते, ठीक है। हम देखते हैं कि मटेरियली नहीं कुछ ऐसा गलत होना चाहिए कि जिसकी वजह से हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, मे बी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जिनको फाइनेंशियल्स जाएंगे, कि उनके डिसीजन को इम्पैक्ट करे। तो इसलिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस दैट दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। ओके। और दूसरा ये है कि हाँ, और जब रीजनेबल एश्योरेंस दे दिया उसके बाद क्या है, हमें क्या करना है? वी हैव टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। और ओपिनियन जब हम देते हैं, हम ये भी कहते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी बने हैं वो किसके अकॉर्डिंगली बने हैं? इन अकॉर्डेंस विद द रेलिवेंट फ्रेमवर्क। क्योंकि हर मतलब फाइनेंशियल्स डिफरेंट, कोई यूएस कैप के अकॉर्डिंगली, अगर कोई यूएस कैप फॉलो करता है तो उसके अकॉर्डिंगली, उसके फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली बनाए होंगे। कोई गवर्नमेंट ऑडिट है, गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली उसके इसमें फाइनेंशियल्स बने होने चाहिए। तो वो ये कि हम क्या करते हैं, हम पहले रीजनेबल एश्योरेंस लेते हैं कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, उसके बेसिस पे हम एक्सप्रेस करते हैं ओपिनियन और कहते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो प्रिपेयर भी हुए हैं एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो हमारा तो ऑब्जेक्टिव ऑडिट का यही होता है, रीजनेबल एश्योरेंस देना, ओपिनियन देना, रिपोर्ट करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे। रिपोर्ट करने के बाद अगर आपने चलो ओपिनियन दे दिया, अब क्या आपको कम्युनिकेट भी करना है रिजल्ट्स, किसको? जो मैनेजमेंट को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करना है फाइंडिंग्स। ओके। और फिर नेक्स्ट क्या है, हमें रिपोर्टिंग भी करनी है, राइट। और रिपोर्टिंग किसके बेसिस पे करनी है? हमारी जो ऑडिट की फाइंडिंग्स हैं। अगर तो हमने कुछ एरर ढूंढी है, कुछ बहुत ज़्यादा एरर्स हैं जिसकी वजह से हमारा जो ओपिनियन है वो बिल्कुल क्लीन नहीं है, तो वो ये कि जो भी हमें रिपोर्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ आवर ऑडिट फाइंडिंग्स। और उसके बाद हमें जो भी रिपोर्टिंग की है उसको हमने आगे कम्युनिकेट करना है मैनेजमेंट को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। और जो भी हम रिपोर्टिंग करेंगे और जो भी हम कम्युनिकेशन करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। कि जो भी हम ये ऑडिट करते हैं उनके, जो अब हम आगे पढ़ेंगे स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, उन स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के विद इन रहकर ही हम सब चीज़ें करते हैं कि हमें किसको रिपोर्ट करना है, क्या चीज़ें रिपोर्ट करनी है, क्या चीज़ें नहीं रिपोर्ट करनी है, ठीक है। तो ये था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। तो इसको समराइज करते हैं जो भी हमने अभी तक पढ़ा इसके बारे में। I hope you guys can see this. Basically, you can note it down. So this is basically objectives of auditing. Obtaining a reasonable assurance that financial statements as a whole are free from material misstatements due to fraud or error. Okay? And then gaining reasonable assurance leads to formation of opinion whether financial statements are prepared in all material respects. यहाँ पर भी material आया है क्योंकि हम सब चीजें materiality के basis पे करते हैं। In all material respects in accordance with applicable financial reporting framework. Okay? And then नेक्स्ट हमें क्या करना है? इसके बाद रिपोर्ट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी है हमें, राइट। फिर रिपोर्टिंग ऑफ ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विद ऑडिट फाइंडिंग्स, ठीक है। जो भी हमारी ऑडिट की फाइंडिंग्स होंगी या कोई भी फाइंडिंग नहीं है उसके बेसिस पर ही हम रिपोर्टिंग करेंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी रिपोर्ट कर देंगे।
देन कम्युनिकेशन ऑफ रिपोर्टिंग, ऑडिट रिपोर्ट इशू करोगे तो आपको कम्युनिकेट भी तो करना है ना, राइट? किसको करना है? टीसी, दोज चार्ज विद गवर्नेंस, मैनेजमेंट, जिसने भी आपको हायर किया है, राइट? एंड देन रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, कि अभी हमने कहा कि कम्युनिकेशन, रिपोर्ट को, रिपोर्टिंग की कम्युनिकेशन करने, कम्युनिकेट करना है, ठीक है, जो भी आपने रिपोर्टिंग की है, पर वो किसके अकॉर्डिंग करना है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। हम आगे स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे जिसमें बताया जाएगा कि आप किसको रिपोर्ट करते हो, राइट? तो ये है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। लेट मी, आई होप आपको सही दिख रहा होगा, इसकी पिक्चर ले लीजिए। ओके, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। तो मैंने ब्रीफली इसके बारे में अभी डिस्कस किया था कि कुछ ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं जिसकी वजह से हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते, हम गारंटी नहीं दे सकते कि जो भी उसमें है वो बिल्कुल सही है, राइट? और वो क्या होती हैं इनहेरेंट लिमिटेशंस? सबसे पहले देखो, जब भी क्लाइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है, एंट्रीज कर रहा है, कितनी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। मतलब उसने कोई फिक्स्ड एसेट्स लिया, कोई बिल्डिंग परचेज की या लैंड परचेज की, उसने उसको डेप्रिशिएशन उस पर लगाना है, तो डेप्रिशिएट करने के लिए उसने यूजफुल लाइफ एस्टिमेट करनी है। तो वो यूजफुल लाइफ कैसे करेगा? वो कुछ एस्टिमेट करेगा, कुछ जजमेंट लगाएगा कि मुझे लगता है कि ये जो मैंने बिल्डिंग ली है उसकी लाइफ 20 ईयर्स है, तो वो कहेगा कि मैं 20 ईयर्स तक उसको डेप्रिशिएट करूंगा। अगर तो स्ट्रेट लाइन है तो बिल्डिंग को जितनी भी वैल्यू होगी उसको 20 से डिवाइड किया और हर साल उसने उतनी उसको डेप्रिसिएशन अपनी बुक्स में एक्सपेंस दिखाया। तो बेसिकली दिस इज वन एग्जांपल कि कितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं कंपनी की जिसमें मैनेजमेंट को एस्टिमेट लेके चलना पड़ता है। वो एब्सोल्यूट वो नहीं बता सकती कि इस केस में, मतलब कुछ ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, ग्रे एरिया होता है कि हो सकता है ये ऐसा भी हो जाए, हो सकता है ऐसा भी हो जाए, ठीक है? तो काफ़ी चीज़ों में एस्टिमेट लगा के चलना पड़ता है। तो सिंस जो उन्होंने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो भी बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें एस्टिमेट्स हैं, तो कहीं ना कहीं एक इनहेरेंट लिमिटेशन हो जाती है ऑडिटर की कि वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता कि जो भी नंबर उसने बताया है कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही है या नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एस्टिमेशन इन्वॉल्व है। और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे इन्वेंट्री है, किसी के पास इन्वेंट्री है, उस पे उसने रिजर्व क्रिएट करना है। रिजर्व होता है कि हमें लगता है कि ये जो इन्वेंट्री है वो सेल नहीं हो पाएगी, बहुत पुरानी हो गई है, 2-3 साल हो गए हैं कि ये नहीं हो पाएगी, तो उसके ऊपर उसको इन्वेंट्री की वैल्यू डाउन करनी पड़ती है, रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है। तो वो भी क्या करते हैं, वो भी एक एस्टिमेशन के ऊपर ही करते हैं। वो एक एस्टिमेट करते हैं कि मेरे पास आज इतनी इन्वेंट्री है, नेक्स्ट 2 ईयर्स तक या नेक्स्ट 1 ईयर तक मुझे एस्टिमेट है कि मैं इतनी इन्वेंट्री सेल कर पाऊंगा, इतनी इन्वेंट्री नहीं सेल कर पाऊंगा, तो इतनी नहीं कर पाऊंगा तो उस पर मैं रिजर्व क्रिएट कर देता हूँ। बट दिस इज ऑल एस्टिमेट, राइट? हो सकता है कि वो उससे ज्यादा इन्वेंट्री सेल कर पाए, राइट? और हो सकता है कि वो जितनी उसने एस्टिमेट की थी उससे भी कम कर पाए। तो जो नंबर रिजर्व का है वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं मैच करेगा ना जो उसने एस्टिमेट किया है। तो वो ये कि जो दिस इज इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं उसके अंदर मैनेजमेंट के काफी सारे एस्टिमेट्स लगे होते हैं, तो जिसकी वजह से एक इनहेरेंट लिमिटेशंस आ जाती है कि हम उस पे 100% नहीं कह सकते कि द नंबर दैट द कंपनी इज शोइंग इज 100% एक्यूरेट, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ जजमेंट्स एंड एस्टिमेट। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशन। और सेकेंड इनहेरेंट लिमिटेशन है द नेचर ऑफ आवर ऑडिट प्रोसीजर्स। हम ऑडिटर्स के ऊपर भी कुछ लिमिटेशंस हैं कि हम, ऐसा नहीं है कि 100% ऑफ द ट्रांजैक्शंस को ऑडिट कर पाए। लेट्स बी डिस्कस्ड इन आवर एग्जांपल रिलायंस। इफ रिलायंस हैज like billions of transactions,
It's not possible for auditor to test and audit all those billion transactions, right? So उसको उसमें सैम्पलिंग करनी ही पड़ेगी. अब हम भी ऑडिट करते हैं. मान लो मुझे रेवेन्यू का ऑडिट करना है. मैंने रेवेन्यू की डिटेल्स ली है क्लाइंट से. ओके, उसने 10 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया. अब मैंने वो 10 करोड़ के रेवेन्यू की ट्रांजैक्शन वाइज डिटेल ले ली, कस्टमर वाइज भी डिटेल्स ले ली. अब वही उसमें 2 लाख ट्रांजैक्शंस हो रखी हैं. अब is it possible for auditor to test all 2 lakh transactions and take the supporting from the client and verify? Is it important? No. Is it even possible? No. It's not possible for auditor to test all these transactions. If I end up doing all these transactions testing, तो मैं कुछ और कर ही नहीं पाऊंगी. It involves lot of time. It involves lot of cost, right? So what we do testing on a sample basis. तो मैं क्या करूँगी, जो मेरे पास रेवेन्यू का जितना भी ट्रांजैक्शन वाइज डिटेल्स है, मैं कुछ सैम्पलिंग टूल्स होते हैं अपने पास, हम कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ बेसिस होता है सैम्पलिंग का. तो हम क्या करते हैं कि उस सैम्पलिंग का टूल रन किया, कितने सैंपल्स आए हैं, उतने सैंपल्स में भी 25 सैंपल्स आए, तो आउट ऑफ दैट 2 लाख ट्रांजैक्शंस आई विल ओनली टेस्ट 25 सैंपल्स. सो दिस इज अगेन द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, कि भाई हम ऑडिट 100% ऑफ द ट्रांजैक्शंस पे नहीं कर सकते हैं. इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ टाइम, इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ कॉस्ट, टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स होता है, अपने पास डेडलाइन है कि हमें इशू करनी है रिपोर्ट, और हम अगर ये लाखों ट्रांजैक्शंस लेके बैठ गए तो फिर तो हो गया. ओके, तो दिस इज ऑल्सो लाइक वन ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशंस. और ये तो हो गया कि हम नहीं कर सकते, पर दूसरा ये है कि मान लो अगर मैं चाहूँ भी कि ठीक है मैं पूरी 2 लाख ट्रांजैक्शंस को ऑडिट करना चाहती हूँ, डू यू थिंक मैनेजमेंट विल बी रेडी टू प्रोवाइड ऑल दोज इनवॉइसेस? डू दे हैव टाइम टू जस्ट कि अपना जो भी उनके रिसोर्सेज हैं, जो भी उनके एम्प्लॉयज हैं, जस्ट उनको काम दे दिया कि ऑडिटर्स को आपका बस यही काम है, ऑडिटर्स को सारी जितनी भी आपने ट्रांजैक्शंस किया सबके इनवॉइसेस ढूंढ के ये सब कुछ? तो नो, इट्स नॉट इवन फिजिबल फॉर द मैनेजमेंट एज वेल, राइट? सो that's why we cannot give absolute assurance. We can only give reasonable assurance because of the inherent limitations of the audit. And third is जो audit का nature है, it's not in the nature of investigation. कहते हैं ना कि auditors are not bloodhound, something like that, कि हम audit कर रहे हैं, हमारा mindset ये नहीं है कि भाई हम एक डिटेक्टिव हैं और हमें बस गलतियां ढूंढनी है, ऐसा भी नहीं है. तो ये ऑडिट का एक नेचर है, इट्स नॉट एनी इन्वेस्टिगेशन, तो वी कैन नॉट गिव एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. द नेक्स्ट इज टाइमलीनेस. जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है जिसमें हमें ऑडिट कंप्लीट करना होता है, और ऐसा नहीं है कि हम आज अगर ऑडिट स्टार्ट करके बैठ गए सभी ट्रांजैक्शंस को करने तो वो 2-3-4 साल लग जाएंगे उसको ऑडिट करने में, तो उतना टाइम अपने पास नहीं होता. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ टाइम कॉन्स्ट्रेंट, दिस इज टाइम इज ऑल्सो वन ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशन, जिसकी वजह से वी कैन नॉट गिव एब्सोल्यूट एश्योरेंस. तो हमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, इसलिए ऑडिट प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वी स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन प्लानिंग अवर ऑडिट, इन प्लानिंग अवर रिसोर्सेज, कि कौन सा एरिया कितना इम्पॉर्टेंट है, उसमें कितने टू व्हाट एक्सटेंट वी हैव टू डू द टेस्टिंग. सो ये सब प्लानिंग का पार्ट होता है. तो हमें पूरा बैलेंस बना के चलना होता है कि कौन सा इम्पॉर्टेंट एरिया है, वेयर द रिस्क इज मोर, तो वहाँ पे वी फोकस मोर. The areas which are non-risky, non-significant, we spend lesser amount of time. So we have to plan accordingly. We have to maintain balance. और ऐसा भी नहीं है कि because of the time constraint हम जो भी risk हैं उसको cover नहीं करेंगे. We have to plan our audit in such a way that all the risks are addressed and the audit is completed within the time that is decided. And with good quality. And next thing is future events. कुछ देखो, हमने अभी तो आप ओपिनियन दे दिया, ठीक है, बट कुछ चीज़ें होती है जो फ्यूचर इवेंट्स पे डिपेंड करती है. अब फ्यूचर में एकदम से ही कंपनी कुछ बहुत ही मेजर कुछ हो जाए जिसकी वजह से कंपनी ही बंद हो जाए. हमने तो अभी ऑडिट किया, हमने कहा कि फाइनेंशियल पोजीशन इसकी सब सही लग रही है, अगले 1 साल तक आराम से चलेगी, ठीक है, बट कुछ ऐसा हो गया
कुछ फ्यूचर इवेंट हो गया जो किसी के हाथ में नहीं था, तो और कंपनी बंद हो गई, तो हम ये तो कोई ये नहीं कह सकता ऑडिटर भी आपने बोला था कि ये कंपनी तो नेक्स्ट 1 साल तक चलेगी और ये बंद हो गई है, क्योंकि there are certain situations which are not under our control. It's based on the future events. ठीक है, तो इसलिए all these circumstances, all these conditions, because of that we cannot give absolute assurance. These are some of the inherent limitations, and this is one of the most important topic, and कई बार ये एग्जाम्स में भी आया हुआ है, तो इसको आप समझो, अच्छे से समझो कि why auditor cannot give absolute assurance, why only reasonable assurance, because it has inherent limitations. The one is management जो financial information बनाती है, they use lot of judgments and estimates, okay? तो जिसकी वजह से भी जो numbers हैं हम बिल्कुल accurately predict नहीं कर सकते. Then second is nature of the audit procedures. हम 100% of the transactions को test नहीं कर सकते. We have to do audit on a sample basis, and when we are doing sampling, then there are some limitations कि हो सकता है कि the samples that we have selected may not be representative of. अगर उसमें कुछ issue नहीं आया, maybe हो सकता है कि दूसरे जो sample हमने नहीं select किया उसमें कुछ issue हो, तो limitations रहती हैं. And the third one is कि वो ये टाइम एंड कोस्ट, हमें देखना है कि भाई हमें इतने टाइम में एक ऑडिट भी कंप्लीट करना है, और हर एक आवर जो हम स्पेंड करते हैं उसकी कॉस्ट भी है, तो हमें कॉस्ट, टाइम, क्वालिटी, एवरीथिंग हमें मेंटेन करके चलना है, ठीक है. एंड देन नेक्स्ट इज जो ऑडिट का नेचर है वो एक इन्वेस्टिगेशन नहीं है. वी आर डूइंग ऑडिटिंग, इंस्पेक्शन ऑफ द एविडेंसेस, वी आर नॉट डूइंग इन्वेस्टिगेशन, वी आर नॉट डिटेक्टिव. एंड द लास्ट वन इज कि कई चीज़ें जो फ्यूचर इवेंट्स पे डिपेंड करती हैं, जो हम अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. अभी सिचुएशन ऐसी है जिसके बेसिस पे वी हैव गिवन आवर ओपिनियन, बट आफ्टर वी द ऑडिट इज डन, आफ्टर फाइलिंग इज डन, मे बी समथिंग हैपन्स विच वॉज नॉट अंडर आवर कंट्रोल, और उसकी वजह से जो भी है, मे बी कंपनी बंद हो गई, कुछ भी हो गया. तो दीज आर सर्टेन सिचुएशंस वेयर basically these are some inherent limitations because of which we cannot give absolute assurance. तो ये सब points याद रखना और समझना, बिना समझे कुछ मत करना. तो I hope आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, ये concept. तो आज तो मैंने आपको यही चीज़ें कवर करनी थी इस क्लास में. थोड़े थोड़े टॉपिक्स ही हर एक क्लास में कवर करोगी, सो दैट उसको आप इजीली अंडरस्टैंड करो, डाइजेस्ट करो, और फिर नेक्स्ट क्लास में फ्रेश माइंड से कुछ नया सीखने के लिए आओ. तो अभी इनहेरेंट लिमिटेशंस का आपको समरी दिखा देते हैं, आप उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास में आप जब आओ तो आप पुराना सिलेबस जो भी आपको क्लास में कराया है आप उसको रिवाइज करो. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन maybe you can ping me, or I would say you just आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आई विल ट्राई टू कवर योर क्वेश्चंस, ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो और मे बी इन अ सेपरेट वीडियो. तो ये समराइज कर देते हैं. Inherent limitations. First one is nature of financial reporting. Basically, preparation of financial statements involves judgment by management. And nature of audit procedure, that we cannot do 100% testing. It's on sample basis. और दूसरा possibility है कि management हो सकता है कि कुछ intentionally या unintentionally हमें कुछ information ना दे. और अगर तो कुछ fraud है तो वो बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से होता है कि जिसकी वजह से हो सकता है कि हम वो ना पकड़ पाएँ. तो ये भी एक इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं. अगर कुछ एक सोचे समझे तरीके से फ्रॉड हो रहा है तो ऑडिटर उसको नहीं पकड़ सकता. इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि हम फ्रॉड को पकड़ लेंगे. Then not in the nature of investigation. Then timeliness of financial reporting and decrease in relevance of information over time. तो हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, हमें कॉस्ट भी देखनी होती है. ऐसा नहीं है कि हम अगर ऑडिट करते रहेंगे 2-3 साल लग जाएंगे कि उसका रेलिवेंसी खत्म हो जाए. एंड देन लास्ट वन इज फ्यूचर इवेंट्स, कि
काफ़ी चीज़ें फ्यूचर इवेंट्स पे डिपेंड करती है. दिस इज़ वन ऑफ द लिमिटेशंस. ओके, तो ये था आज का टॉपिक. एंड तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. तो नेक्स्ट क्लास में लेट्स सी कि क्या डिस्कस करने वाले हैं हम. तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स. यस, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें चलने वाली हैं. तो ठीक है, आज के लिए इतना ही. और कैसा लगा आपको ज़रूर बताना, ठीक है. इफ़ यू वांट मी टू स्पीक मोर इन हिंदी और मोर इन इंग्लिश, वो भी बता देना. कि आई एम नॉट श्योर कि जो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस होगी मेरी, इट्स इंग्लिश वाली होगी या हिंदी वाली होगी. सो आई ट्राई टू यू नो do mix and match. But yeah, do let me know your feedback in comments section, and we'll see you in the next one. Bye bye.